पेश किया गया। अवैस ज़रदारी साहब की कल की बजट की स्पीच थी और शायद ये 3 माह न सिर्फ सूबा पंजाब की तारीख में बल्कि दुनिया की तारीख में इतने आईनी हवाले से उतार चढ़ाव नहीं आए जितने इन 3 महीनों में आए। और मैं इस पे आपसे हक़ाइक़ पे बात करूँगा। आज जब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मैं आपसे पहले और सूबे की आवाम से पहले अल्लाह को जवाब दे हूँ और फिर आवाम को जवाब दे। और जब ये बातें मैं आपसे कर रहा हूँ मैं समझता हूँ कि ये बातें एहसास हुक्मरानी से नहीं कर रहा बल्कि एहसास ज़िम्मेदारी से कर रहा। देखिए, आप सब जो है ना वो रिश्तों में बंधे हुए हैं, माँ बाप का, भाई का, बहन का, बेटे का, और हम सब सुनते हैं मियाँ मोहम्मद साहब के कलाम को। मियाँ मोहम्मद साहब कहते हैं कि पाई पाइयां दे दर्द वंडांदे, पाई पाइयां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मोहम्मद, मावां ठंडियां छावां। कहने को ये बहुत गहरी बात है। आज भी हमारे सामने भाई जो हैं वो भाइयों के लिए अपना सब कुछ पेश करते हैं। माँ के पैरों तले जन्नत है। अल्लाह ताला अपने प्यार को इंसान से माँ के प्यार से तशबीह देता है। अल्लाह कहता है मैं 70 माँओं जितना प्यार करता हूँ। लेकिन ये वतन भी तो हमारी माँ है ना, ये रियासत हमारी माँ है। जब माँ से मोहब्बत का एहसास जाता रहे तो फिर यही कुछ होता है जो आज 74 साल बाद जिस दौराहे पे हम खड़े हैं। गुजारिश ये है कि आज अखबारों में नहीं पढ़ते कि सगे भाई ने जायदाद हथियाने के लिए सगे भाई का खून कर दिया, बाप से तरकलामी हुई, बाप को कत्ल कर दिया, माँ को घर से निकाल दिया धक्के देके। यही वो एहसास है जो आजकल हम देखते हैं। मैं हक़ाइक़ पे आऊँगा, लेकिन कल मैंने एक शख्स को दोबारा कहा कि ये इदारों ने जो है वो मेरे ख़िलाफ़ साजिश की, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की। ये राग वो मतवातर अलापता जा रहा है। मैं एक कारकुन हूँ और हमेशा मुझे एक सियासी कारकुन, उससे पहले मैं पाकिस्तानियत है तो फिर सियासत भी है, और फिर मैं सियासी कारकुन कहलाने में भी फ़ख्र महसूस करूँगा। लेकिन पहले मेरा रिश्ता मेरे मुल्क पाकिस्तान से है। आज मैं आवाम से सवाल करना चाहता हूँ। जब ये शख्स जिसका नाम इमरान नियाज़ी है कहता है कि इदारों ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की, जब ये कहता है कि खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता एटमी ताकत बर्बाद हो जाएगी, फौज टूट फूट का शिकार हो जाएगी, और ये इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है, तो मैं आज आवाम से पूछता हूँ, वो जो हमारे बहादुर सपूत सियाचिन पर आज भी यह बस्ता मौसम में अपने मुल्क व कौम के लिए ड्यूटी अंजाम देते हैं, सरहदों पे शहीद होने वाली माओ रोज़
अपने नाश्ते की मेज़ पर अपने प्यारों की, शहीदों की, चाहे वो फौज का शहीद है, पुलिस का शहीद है, रेंजर का शहीद है, उनको रोज़ देखकर वो माएँ बेटियाँ रोज़ जीती हैं, रोज़ मरती हैं। तो आज कौम ये फैसला कर ले कि क्या उन शहीदों का लहू इतना सस्ता है कि ये तमाशबीनी जो कई महीनों से चल रही है, इदारों के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, बैरूनी साजिश की जो कहानी घड़ी जा रही है, क्या उन माओं के, शहीदों की माओं के जज्बात इतने सस्ते हो गए कि इस झूठे शख्स के बोझ तले वो दब जाएं? ऐसे मामला कैसे चलेगा? आपको याद होगा कि यही कहता था कि जी इतने हल्के खोल दो, 4 हल्के खोल दो। वो जमाली साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से 4 हल्के खुल गए, फैसला सामने आ गया कि कोई धांधली नहीं हुई। इसने कहा मैं नहीं मानता। आज जब हम बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं, ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की आप अपना जो है वो कमीशन बना दें। और भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि जी फलां फलां एजेंसी जो तहकीकात करे। आपने भरी जलसे में कहा कि ये तो सरकारी नौकर है। बात समझने की ये है कि एक आदमी 4 साल में कौम से किया हुआ कोई एक वादा पूरा नहीं कर सका। मैं बात अपनी दूसरी तरफ शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, देखें ना, हमजा शहबाज ने बतौर वज़ीर आला हमेशा इस कुर्सी पर बैठना है, लेकिन इस मुल्क ने जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना है, इसने कायम व दायम रहना है इंशाअल्लाह। कौम के पास 2 रास्ते हैं। एक सच्चाई का रास्ता है जो कायद आज़म के अपनाए हुए असूलों की पासदारी करते हुए तरक्की की राह पर गामज़न करने वाला है, या फिर एक साजिश इंतशार का रास्ता है। तो मैं बतौर पाकिस्तानी कौम को और अपने आप को मीडिया की वसातत से इस झूठे शख्स के, जिसने पाकिस्तानी कौम के बच्चों के ख्वाबों को चिकना चूर किया, 1 करोड़ नौकरियों का झूठा वादा कर कर मजदूरों से मजाक किया, घिनौना 50 लाख घरों का झूठा वादा करके। नए पाकिस्तान ने ऐसे जन्म लेना था। जब 2018 की हुकूमत खत्म हुई तो आपका जीडीपी जो ग्रोथ रेट था वो 5.8% था पुराने पाकिस्तान में, और नया पाकिस्तान जब आया तो -0.0 चला गया। इसी नए पाकिस्तान में बूढ़ी माओं, बच्चों, बेटियों को चीनी और आटे के लिए लाइनों में लगना पड़ा। कौम इसकी बातों को ध्यान से सुना करे। कौन कहता था लॉन्ग मार्च से पहले कि यह खूनी मार्च होगा, और क्या हुआ? कौम ने देखा नहीं कि अपना किस तरह डी चौक पर जाने के लिए धावा बोला गया, ग्रीन बेल्ट्स पर आग लगाई गई। खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर, गिलगित बल्तिस्तान का चीफ मिनिस्टर, हमारे आरपीओस जो पुलिस के रखवाले थे, जिनके पास सिर्फ रबर बुलेट्स थी। बता दूं कौम को, हमने एम्युनिशन वापस ले लिया था। ये वजीर दाखिला बैठे, हमने उनको रबर बुलेट्स दी थी, लेकिन एरियल फायरिंग चीफ मिनिस्टर और गिलगित बल्तिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के हमारे पुलिस वालों पर ओपन एरियल फायरिंग कर रहे थे। ये कौन सी सियासी लॉन्ग मार्च थी जो पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में बुलेट्स के साथ, गनों के साथ, डंडों के साथ, क्रेनों के साथ, बुलडोजर के साथ जा रही थी?
और फिर कौम ने देखा कि 25 लाख में से सिर्फ 24,90,000 लोग कम थे और मौसूफ खिताब कर रहे थे और कहा था कि मैं तो यहाँ पर बैठूंगा जब तक इलेक्शन का बिगल नहीं बजेगा। और एक ही रात में जो है वो शौक उतर गया और बनी गाला तशरीफ ले गए। इसी तरह सूबे की तरफ आने से पहले बताता चलूं, मैं सियासी कारकुन हूं। 1993 में मैंने जेल काटी। 6 महीने बाद जब अदालत में पेश किया गया, उन्होंने कहा ये तो 18 साल का है, इसके ऊपर मुकदमा नहीं बनता। जब खेलने की उम्र थी, 10 साल आमिर के दौर में यरगमाली बना रहा। बाप कैंसर के मर्ज में मुब्तला था, उसकी अपना जो है तीमारदारी के लिए ना जा सका। दादा को अकेले लहद में अपने कंधों पर अकेले उतारा, कोई दूसरा फैमिली मेंबर नहीं था। अभी 22 महीने जेल काटी और अदालत का फैसला आपके सामने है कि कोई करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। मैं आपको इसलिए ये बातें नहीं बता रहा कि मैं कोई दूध का धुला हूं, मैं बड़ा गुनाहगार हूं, खताकार हूं, अल्लाह से माफ़ी मांगकर अपना दिन शुरू करता हूं। लेकिन जब मुझे ये पता लगा कि आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को पेश किया जाए हुजूर वाला की अदालत में, उसके बाद सोचा जाएगा कि 12 करोड़ अवाम के किस्मत का जो फैसला है, जो मजदूर, क्लर्क, बेरोजगार, दिहाड़ीदार इंतज़ार कर रहा था कि बजट में मेरे लिए क्या अपना जो है ठंडे हवा का झोंका है, उसका फैसला बाद में करेगा, पहले आईजी और चीफ सेक्रेटरी को पेश किया जाए। अब मैं कौम को सच बताना चाहता हूं, मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, मैंने कहा हमजा शहबाज शरीफ क्या डिप्टी स्पीकर पर जो जानलेवा हमला हुआ, जिस पर अपना जो है वो असेंबली में वर्दी में जो गुंडे भर्ती किए हुए उसको मारपीट कर रहे थे, उसके बाल नोच रहे थे, उसको घूंसे और लाते मार रहे थे, और जो कस्टोडियन बना बैठा था वो ऐसे ऐसे कर रहा था, वो शाबाशी दे रहा था। क्या कौम ने ये भी नहीं देखा कि टूटे हुए बाजू के साथ वो हिला हिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं परवेज इलाही साहब? क्या कौम ने ये भी नहीं देखा कि वो टूटा हुआ बाजू 70 साल के आदमी का, ऐसी कौन सी दवाई थी, वो टूटा हुआ बाजू एक दिन में जुड़ गया, वो प्लास्टर भी उतर गया। फिर मौसूफ ने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ ने मुझे सरिये से मेरे सर में वार करवाए हैं और मैं असेंबली के फ्लोर पे मैं बेहोश हो गया, और जब मैं बेहोश तो हमजा शहबाज शरीफ ने मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया। ये बातें मैं अफसाने नहीं बयान कर रहा, ये सच्चाई है। और इधर ही जाएं, जरा जाके उसके घर में जाके जरा जाएं तो सही, वो कमाल कांस्टेबल शहीद के बेटे के घर। आज भी मेरे सामने वो मनाजर आते तो मेरा दिल हिल जाता है। वो छोटा बच्चा है 7 साल का, अपने बाप शहीद की मैयत सामने पड़ी हुई थी, आंसू उसके टप टप गिरे थे, मैंने आंसू उसके साफ किए। मैं ना चोरी आंख से उसको देखता जा रहा था, और उसकी जो सिसकियों की जो आवाज़ थी ना, वो जब मेरे कानों में पड़ती थी तो मेरे कानों से मेरा कलेजा मेरा चीरा जाता था कि इसको तो अपने बाप की मैयत नज़र आ रही है, इसको पहाड़ जैसी ज़िंदगी जिसमें हर लम्हा, हर पल, हर सांस यतीमी जो है उसको एहसास दिलाएगी कि तुम्हारा बाप सर पे नहीं है। जब वो पहली जमात में, 5वीं जमात में पहली पोजीशन हासिल करेगा तो बाप उसको नहीं कह सकेगा कि बेटा शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। उन यतीमों से पूछो जाके परवेज इलाही, जिनकी यतीमी का तुमने मजाक उड़ाया, उसी शाम जब उस बेवा के, उस बच्चे के आंसू सूखे नहीं थे, तुमने कहा ये कौन सा शहीद है? क्या तुम्हारा दिल नहीं हिला? क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? अल्लाह तुम्हारे बच्चों को भी सलामत रखे। लेकिन उस वक्त हमजा शहबाज ने फैसला किया कि अगर ये डिप्टी स्पीकर का वाकया और उस कमाल कांस्टेबल शहीद का वाकया क़यामत वाले दिन अल्लाह ने तुमसे पूछ लिया हमजा शहबाज, तो क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को कि इन दरिंदों के आगे अपने आईजी को पेश कर दो कि इनसे माफ़ी मांगो, इसलिए कि तुम्हारे सामने कमाल कांस्टेबल शहीद
अल्लाह को प्यारा हो गया और तुम उसके बच्चे को इंसाफ ना दिला सके और उल्टी माफी मांग रहे हो। ये वो हालात व वाक़यात हैं जो मुझे चीफ मिनिस्टर की आंख से देखने से पहले एक इंसान की आंख से देखने पर मजबूर करते हैं। क्या अदालत आलिया ने, हमजा शहबाज तो उस वक्त वज़ीर आला नहीं था, परवेज़ इलाही साहब, जब अदालत आलिया ने कहा कि आप आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए इलेक्शन कराएं चीफ मिनिस्टर का, तो ये वाक़या जो मैंने बयान किया है, कौम ने फैसला करना है कि मैंने फैसला ठीक किया या गलत फैसला किया। अब आगे चले। 4 मरतबा इजलास बुलाया गया। पता है आपको कि एक इजलास पर करोड़ों रुपया खर्च होता है इस कौम के एक्सचेकर का। 4 मरतबा चंद मिनटों बाद इजलास जो है वो एडजर्न कर दिया गया। परवेज़ इलाही साहब की मंशा है, राजा इंद्र नहीं चाहते कि मेरे पास नंबर पूरे नहीं है तो इजलास हो, कोई और वज़ीर आला बन जाए। यार, अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक में फरमा दिया मैं जिसे इज़्ज़त देना चाहता हूँ मैं उसको इज़्ज़त देता हूँ। हमजा शहबाज की औकात नहीं है। अगर अल्लाह ने इस खताकार को इस 12 करोड़ की आवाम की खिदमत के लिए चुन लिया है तो ये अल्लाह का फैसला है, आगे भी अल्लाह ने अब फैसले करने। लेकिन आप मुल्क को तमाशा तो ना बनाएं, आप आइन और कानून को इस तरह तो ना पामाल करें। मैं क्यों कह रहा हूं कि 3 महीने पंजाब की तारीख में ऐसे आईनी हवाले से उतार चढ़ाव नहीं आए। यानी 2 महीने कभी पंजाब की तारीख में नहीं हुआ कि वज़ीर आला काबीना के बगैर काम करता रहे। ये बैठे मेरे साथी बैठे हैं, मुझसे हमदर्दी रखते हैं। जब सुना नहीं आपने कि जी आटा माफिया खा गया, और भाई मैंने तो नहीं कहा आटा माफिया खा गया। जब मुझे मेरे सेक्रेटरी फूड ने कहा कि सर ये हमने इतने लाख टन गंदम परचेज कर दी, उस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर इलेक्ट था, तो आप कि क्या अपना है, मैं कहता मैं अपना जो है मुझे क्यों पूछते हो, मैं तो अभी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हूँ, मैं आऊँगा तो तुम्हें बदलूँगा तो देखूँगा कि मैंने क्या करना है। मैंने कहा आप ठीक काम कर रहे हैं, आप करते रहें। नतीजा क्या निकला? चंद हफ्तों में हमने अल्लाह के फजल से 50 लाख टन गंदम जो है वो ज़ख़ीरा की अपने किसानों को उनका हक देकर। अगली बात सुन लें, हमारी खरीद जो थी गंदम की कितनी थी? 2200 रुपया पर मौंड। नोट फरमाइएगा, 2200 रुपया पर मौंड। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत है 5000 पर मन से तजावुज कर गई। यानी आधे से कम प्राइस पर हमने गंदम खरीदी। उसके बाद मुझे कहा गया हमजा शहबाज शरीफ साहब आप 200 अरब की सब्सिडी देने जा रहे हैं, काबीना नहीं है, कल को ये आपके खिलाफ मुकदमा बनेगा नैब में, तो हमने आपको सिर्फ बताना था। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर मैंने कहा अल्लाह मियाँ, इस कौम ने आज भूख और इफलास के वो दिन देखे जो कभी नहीं देखे। घरों में माएँ बीमार हैं, दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, रात के खाने की फिक्र होती है। दिहाड़ीदार इस चिलचिलाती धूप में गर्मी में घंटों सड़ता है, घर जाता है तो बच्चे दामन नोचते हैं, अब्बा रोटी कहाँ है। उस बाप का दिल करता है कि जमीन खोले और मैं अंदर चला जाऊं और मैं अपने बच्चों के सवालों का जवाब कैसे दूं। ये वो हालात हैं जो मैं कौम के सामने रख रहा हूं। मैंने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ मुकद्दर अल्लाह के हाथ में है। काबीना ने तौसीक करनी थी, नहीं की। तुम्हें भी नज़र आ रहा है कि कल को काबीना ना बनी, बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल थी। लेकिन मैं अल्लाह को और उसकी मखलूक को राज़ी करने के लिए अपनी जान पे ले लूँगा, लेकिन मैं इस वजह से इंतज़ार नहीं करूँगा कि मैंने 200 अरब की सब्सिडी देनी है, मैंने 10 किलो के आटे का थैला 160 रुपये सस्ता करना है पाकिस्तानी अवाम के लिए। मैंने कहा मैं करूँगा, कल को अल्लाह को पता है, लेकिन मेरी नीयत है कि मैंने इस
आवाम को रिलीफ देना है जिनकी आज महंगाई ने चीखें निकाल दी और फिर अल्लाह ने काबीना भी बना दी। तो गुजारिश ये है कि जिन नामसाइद हालात में ये सूबा चलाया गया, अब कहते हैं कि जी इजलास ऐवान इकबाल में क्यों किया। ओ भाई, मैंने आपको बता दिया, इस जमहूरियत के लिए मैंने जेलें काटी हैं, आमरीत में 10 साल अपनी जवानी को अपना जो है अपना एक तरफ रख दिया, भुगता, यरगमाली बन गया। इसलिए क्या रास्ता छोड़ा था आपने मेरे पास? लोग पकड़ते थे मेरा बाजू कि हमजा साहब हम भूखे हैं। 48 घंटे मेरी काबीना, मेरे वुज़रा, मेरी अपना मुअज़्ज़िज़ मेंबर पार्लियामेंट बैठे रहे। 48 घंटे आपने नहीं देखा? इजलास चल रहा है, इजलास बर्खास्त हो रहा है, 8 घंटे बाद इजलास दोबारा शुरू हो रहा है, अब 9 घंटे बाद शुरू होगा। और बात क्या थी? या तो होता कि हमजा शहबाज तुम्हारे पास नंबर नहीं है, नंबर भी पूरे, आज आके बात कहाँ खत्म होती? आईजी को पेश करो, चीफ सेक्रेटरी को पेश करो। अरे भाई, हम कह रहे हैं 12 करोड़ अवाम के सूबे का बजट पेश होना है, तुम कहते हो आईजी को पेश करो। तुम्हारी अना की तस्कीनी नहीं हो रही। तो फिर हमने ऑप्शन देखे। नामसाइल हालात में तमाम जो आईनी कानूनी जो रास्ते हमें कहते थे कि ये सूबे को जो बिल्कुल एक जाम कर दिया गया है, ये भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। कल को मैं बैठा था इसके इंतजार में कि आईजी को पेश करो, सूबे को अपना जो है जाम कर दिया है इसने, और आईजी को वहां पर वही उसका हशर नशर होता जो डिप्टी स्पीकर का हुआ है, चीफ सेक्रेटरी का वही हशर नशर होता। कहां आइन में कहां लिखा है? मुझे बता दें, आपसे पूछता हूं, कहां लिखा है आइन में कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी को पेश करोगे तो सूबे की आवाम का बजट पेश करने दूंगा? ये अना है, और इसी अना ने आज इस शख्स को यहां तक पहुंचाया है। ये अल्लाह का कानून है, और ये मेरे लिए खुशी का मुकाम नहीं है, ये इबरत का मुकाम है। मैं अल्लाह से डरता हूं। आज मैं खुश हूं कि बजट पेश हो गया। 30% तनख्वाहदार तबके की 15% जो है वो बेसिक तनख्वाह में इजाफा हुआ, 5% पेंशन में इजाफा हुआ, और 15% दीगर जो बेनिफिट्स हैं वो मिलके कुल 30%। 4 साल इस सूबे का जो वज़ीर आला था, ये बात आपके लिए पेश करने जा रहा हूं। कल हाई कोर्ट में दरख्वास्त क्या दी है कि मेरी मुराद बहाल करो, मुझे 3 एलीट गाड़ियां चाहिए, मुझे इतने कुक चाहिए, इतने माली चाहिए। अंदाज़ा करें कि जहां पर ये फरागोगी के किस्से अरबों के आपने करप्शन की, और आज जानते बूझते हुए कि आवाम किस कसम पुरसी में, क्या आपको एक मरतबा भी गरीब आवाम का ख्याल ना आया कि आज भी आपने दरख्वास्त क्या दायर की कि मुझे 3 एलीट की गाड़ियां चाहिए, मुझे माली चाहिए, मुझे मुराद चाहिए। कौम अब फैसला कर ले। ये वही वज़ीर आला मुराद मांग रहा है जो सेफ सिटी कैमरास अरबों का प्रोजेक्ट है। 4 साल से मैं चीख रहा हूं कि 30% कैमरास बंद पड़े। उसमें सेफ सिटी खुद गया, वहां पर मुझे बताया गया कि हमने 4 साल से काबीना के सामने ये केस रखा हुआ है, काबीना ने अप्रूवल नहीं दिया। तो मेरे भाई, आप तो अपनी मुराद के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कोई पाकिस्तानी कौम का क्या कसूर था कि 4 साल उनके घरों में डाके पड़ते रहे? अगर वो 30% कैमरा बहाल होते तो शायद लॉ एंड ऑर्डर की, लाकानूनियत की इतनी तशवीशनाक सूरत हाल ना होती। और 2 महीने काबीना ना बनने दी इमरान खान की अना ने। कभी गवर्नर आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी सदर की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो कभी अपना जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर रही है, कभी गवर्नर की समरी मुस्तरद हो रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, आज
ये खेल तमाशा है, खेल तमाशा। और मैं ये सोचता हूँ कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि आपको मैंने जिम्मेदारी दी थी इस कौम की दुखों के मुदावे के इक़दामात करने की, और आपने इंतशार फैलाया, आपने फितना बपा किया, इदारों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया, इस मुल्क को तमाशा बनाया, इस मुल्क के दोस्तों के साथ खिलवाड़ किया, चाइना के मंसूबों को आपने कहा ये करप्शन ज़दा हैं, चाइना को नाराज़ कर दिया। अमेरिका एक सुपर पावर है, बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं, उसको बगैर सोचे समझे एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। यूरोपियन यूनियन को ललकार दिया आपने भरे जलसे में। ये जो मुश्किलात है ना, आपने तो ज़ुबान से लफ्ज़ अदा कर दिए, पाकिस्तानी कौम को कई दहाइयों तक आपके लफ्ज़ों की कीमत चुकानी पड़ेगी सिफारती महाज पर। ये मैं एक सियासी कारकुन के नाते बता रहा हूँ आपको। अब आ जाएं, क्या पेट्रोल जो बढ़ा है मैं खुश हूँ उस पर? आप खुश हैं? नहीं। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के पाकिस्तानी कौम बताए, आज सच्ची बातें हो रही तो सच्ची बातें करनी चाहिए। ये शख्स जिसने कहा था कि मैं IMF के पास जाने से पहले खुदकुशी कर लूंगा, ये जब कौम को पेट्रोल पर सब्सिडी देने का खुशखबरी सुना रहा था, सुनने वाली बात है, सुनिएगा गौर से। जब ये कौम को पेट्रोल के अंदर सब्सिडी देने की खुशखबरी सुना रहा था, तो इसके वज़रा IMF के घुटनों को पकड़ के ये कह रहे थे कि हम सारी सब्सिडी विड्रॉ करेंगे। ये हकाइक हैं, मेरे पास कागज़ मौजूद हैं, आपको दिखा दूंगा। तो मुझे बताए, कौम बताए कि एक तरफ ये इसी तरह है ना कि एक तरफ आप किसी कसूरवार को कहें कि मैंने तुम्हारा कसूर माफ़ किया, और आपके दूसरे हाथ में छुरा हो और आप छुरा उसके दिल में घोंप दे। तो तुमने इमरान नियाज़ी लोग हैं, था क्या मैं लोड शेडिंग में बात ना करूं तो किस में बात करूं? आज गरीबों की रात को गर्मी में नींदें हराम हो गई हैं। क्या अल्लाह के फजल से मेरी कोई औकात नहीं है? ये वो जमात नहीं है जिसने कौम से वादा किया था कि हम लोड शेडिंग के अंधेरों को दूर करेंगे 5 सालों में। 2018 में जब ये गवर्नमेंट गई तो क्या कौम ने नहीं देखा? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो लोड शेडिंग थी। तो क्या हुआ ऐसा 4 सालों में जो आज सारा आवे का आवा बिगड़ गया है? तो गुजारिश ये है कि आज ये कड़वी गोली कौम के साथ हमें भी निकलनी पड़ रही कि ये मुल्क दोबारा डगर पर वापस आ जाए। हम भी चाहते थे कि इस मुल्क में इलेक्शन जल्द अज जल्द हो, लेकिन तारीखदान जब लिखेंगे तो वो सच बयान करेंगे कि इस दोराहे पे जब आज 74 साल बाद पाकिस्तान खड़ा है, क्या हम भी खामोश तमाशाई बनकर इस मुल्क की सिसकियां लेती हुई मईशत को डूबता देखते रहते, या फिर आगे बढ़कर इस मुल्क को संभाला देने के लिए अपनी सियासी साख को दांव पे लगाकर इस मुल्क को बचाते? क्या आज जो आपका वज़ीर-ए-आज़म है उसने 500-600 अरब रुपया इस मुल्क का नहीं बचाया उस मंसूबों में जिसमें अपना जो है नेगोशिएशन बनती नहीं थी? तो इसलिए कौम को ये समझना पड़ेगा, ये वही जमात है नवाज शरीफ की। ये तो एब्सोल्युटली नॉट हवा में कहता है ना। उस वक्त जब हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए थे ना, तो 5 अरब डॉलर की पेशकश हुई उस जमाने में, जो आज के 20 अरब डॉलर बनते हैं, कि आप धमाके ना करें, आपको हम अरबों डॉलर देंगे। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा नहीं, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की गैरत को ललकारा है,
उसने 5 धमाके किए, हम 6 धमाके करके जवाब देंगे। मुआशी अपना जो है वो सैंक्शंस लग गई हम पर, लेकिन खुदा के फजल करम से कौम ने दोबारा उठी और हम तरक्की की राहों पे गामजन हुए। सीपैक आई, मोटरवेज बनी, बिजली के कारखाने लगे। तो ये कौम को बावर ये कराना चाहता हूं कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन जब जब कौम को मुस्लिम लीग नून की जरूरत पड़ी, मुस्लिम लीग नून ने आगे बढ़कर इस कौम का मुस्तकबिल संवारा। खुदा के फजल करम से कौम ने हमारा साथ दिया। आज भी बताता चलूं कि मैंने यहां पर नहीं रहना, इन्होंने यहां पर नहीं रहना। हमारे बच्चों ने इस मुल्क में फलना फूलना है, इस मुल्क ने तरक्की करनी है। आज के कड़वे फैसले, किसी के बिछाए हुए जाल, उनको ना काटा गया तो कल को ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देंगे। मैं गया, चूनिया गया, वो बाप जो था ना, वो अपने बेड से उतरकर, वो बच्ची बैठी थी कुरान की तालीम हासिल करने जाती थी, उसने कहा हमजा शहबाज तू इथे आ गए हैं, इस तरह हाथ जोड़े, पैरों में पड़ गया। मैंने कहा मुझे गुनाहगार ना करो। कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। एक कमरे में थे और तंदूर की तरह गर्म था, उसकी बच्चियां थी 5, एक बच्ची के साथ ज्यादती। उसने कहा हमजा शहबाज इंसाफ दिला दो मुझे। इधर 48 घंटे से मैं यहां बैठा हूं, मुझे शौक नहीं है, इसकी अना की तस्कीन नहीं पूरी हो रही। मैंने अटक जाना था। जहां पे वो हादिया 10 साल की जहां पढ़ने जाती थी, उसी धरिंदा सिर्फ आदमी ने उसके साथ ज्यादती की, उसका गला घूंटा, वॉशिंग मशीन में डाल दिया रात भर, और उसको अपना निकाल कर फिर बाहर कब्रिस्तान में फेंक के चला गया। गिरफ्तार है, मैं उसके पास जाना था। 48 घंटे में ये तमाशा मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। मुझे कैमरे सेशन का शौक नहीं है, मुझे यह शौक नहीं है कि मीडिया बताए कि हमजा शहबाज दादसी के लिए पहुंच गया। नहीं, क़यामत वाले दिन जब मैशर में मैदान लगेगा तो शायद जो दिलों के हाल जानने वाली एक ही ज़ात है अल्लाह ताला, वो कहेगा कि हमजा शहबाज तुमने ये काम किया, किसी की बच्ची की ज्यादती हुई थी, तुमने उसको इंसाफ दिलाया, तो तुम्हारे अपना जो है ना वो गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो शायद मैं कहूँ कि मैं कामयाब हो गया हूँ। ये 74 साल हो गए। ये सियासत का सवाल नहीं है, कौम सुन ले, ये सियासत का सवाल नहीं है, ये रियासत का सवाल है। अब इस रियासत को बचाना है। आपने शौक पूरा करके देख लिया इमरान नियाजी। नया पाकिस्तान क्या बनना था, पुराना पाकिस्तान भी दफन कर दिया। अब इस कौम को आगे चलने दो। शराफत, तहम्मुल मुस्लिम लीग नून का वतीरा है, लेकिन जब जब कौम के इदारों पर, इस सिस्टम पर तुम खुदकुश बमबार बनकर कोई वार करना चाहोगे तो मुस्लिम लीग नून और ये अवाम सीसा पिलाई दीवार की तरह तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। और मैं कोई अरस्तु नहीं हूं, लेकिन एक पाकिस्तान के सबसे बड़े वज़ीर के नाते अगर तुमने दोबारा भी लॉन्ग मार्च करना है करो, सियासी शो लगाना लगाओ। अगर इंतशार फैलाओगे तो मेरी पाकिस्तानी का तकाजा है कि हम कानून के आहनी हाथ जो हैं वो तुम्हें जकड़ लेंगे अपने बाजू के अंदर। इस मुल्क का एहसास करो जहां पर तुम इंतशार फैला रहे हो, जहां पर घर घर भूख है, बच्चे बेरोजगार हैं, मईशत तबाह हाल है, और तुम्हारे खेल तमाशे खत्म नहीं हो रहे। इंशाअल्लाह जिस तरह कल आपने सुना 4 साल अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती थी, सेहत कार्ड लोग लेके अंदर आते थे, वो कहते थे जाओ जाओ सेहत कार्ड की जरूरत नहीं है, दवाइयां बाहर से खरीद के लेके आओ। अल्लाह के फजल करम से 1 जुलाई से कैंसर और तमाम आम अद्वियात, एक आम आदमी के लिए 1 जुलाई से तमाम THQ और DHQ हॉस्पिटल्स में मुफ्त मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। और मैंने कहा है अपनी इंतजामिया से कि मैं किसी की सिफारिश नहीं करूंगा,
इस मुल्क ने 4 सालों में जो करप्शन देखी है, सिर्फ ईमानदार अफसर हो, और ईमानदारी वो वाली नहीं चाहिए कि टांग पर टांग रखे दफ्तर में बैठे आवाम बाहर रुल रही हो। आप आवाम की दादरसी करें। मैंने आईजी साहब को भी कहा है और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कहा है, तो मेरे लिए आप मेरे सर का ताज हैं। हुक्मरानी जो है वो कोई ऐसी बात है कि आप जो है वो वज़ीर-ए-आला कहलवाएं, लोग बाद में गालियां दें। और मेरी नीयत मेरा अल्लाह जानता है। आप लाख मेरे रास्ते में रुकावटें पैदा करें, लाख आप बजट पेश ना करने दें, अल्लाह ताला के फजल से मैं रास्ते ढूंढूंगा। और परवेज़ इलाही साहब आप भी कान खोल के सुन लें, और इमरान नियाजी आप भी कान खोल के सुन लें। जो मर्जी करते रहें, जब तक उस रब को मंजूर है मैं यहाँ बैठा हूँ। अल्लाह ताला मुझसे अपनी मखलूक का काम ले। रोज़ मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे उदा नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह की मखलूक का काम ले मुझसे, ताकि मैं दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकूँ। मेरा यही मुतमईन नज़र है। और इमरान नियाजी और परवेज़ इलाही की अनाज है मेरे और अवाम के रास्ते की दीवार नहीं बन सकते। इंशाअल्लाह मैं ये गुजारिश कर लूँ कि कल जो है वज़ीर ख़जाना जो है वो बजट की तफसीलात से आपको मज़ीद आगाह करेंगे। मैंने आपको मकसद बता दिया कि बजट क्यों ऐवान इकबाल में हुआ। मैंने आपको सब चीज़ें खोल कर रख दी कि मेरे दिल के जज्बात क्या हैं, क्या रोड मैप है। और आखिर में यही कहूँगा कि असल जो सियासत है वो इंसानियत का एहसास है। यही कुरान कहता है, ये मेरा रब कहता है, यही अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं ख़ुद मैदान अमल में निकलता हूँ। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बना दी हैं, मुश्किल हालात हैं, हर रोज़ वो बैठती हैं। अपने दफ्तर में पहले आता हूँ, सुबह पहली मीटिंग मैं प्राइस कंट्रोल कमेटी की करता हूँ, और ये कहा है कि 8 ऐसी चीज़ें चुन लो जो गरीब और मजदूर के किचन की आइटम्स हैं, उसको अपना जो है वो हम एक हद के अंदर रखें। ये मेरी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है, और अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए कि मैं आम आवाम की मुश्किलात में आसानियाँ पैदा कर सकूँ। एक उमर असलम आप करें पहले बारी बारी। हमजा साहब 2 दिन के बाद बिलाखिर जो है वो बजट पेश हो गया, लेकिन पंजाब असेंबली के लिए हुआ, ऐवान इकबाल में हुआ। 600 से ज़ायद पिछले साल जो है वो पंजाब असेंबली में भर्तियाँ हुई, और वो भर्तियाँ आपके साथ जो सूबाई गुजरा बैठे गुजरात बाउदी और गुजरात से हुई, उनके खिलाफ भी कोई इंक्वायरी करेंगे आप लोग? और दूसरा, सदर प्रेस गैलरी इखलाक भाजपा को जो है वो सिर्फ एक जायज़ एहतजाज करने की वजह से बीट उनके इदारे ने चेंज कर दी। इतना सहाफ़ियों के ऊपर प्रेशर डालना, आप ही समझते हैं कि ये सहाफत पर अदहन लगाई जा रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से चौथी असेंबली ये बहाल करेंगे। और जिस तरह ये भर्तियों की बात की, ये वही भर्तियां हैं जिन्होंने असेंबली के अंदर अपने मेंबर पर गुंडागर्दी की। तो इंशाअल्लाह इनका एहतसाब भी होगा, इनको कटहरे में पेश भी किया जाएगा। ये बताइए कि इस दफा भी ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी थी कि पंजाब असेंबली में हंगामा नहीं की है। हमने देखा कि अहमद खान साहब और सरकारी साहब मुज़ाकरत करते रहे मगर नाकाम रहे। उन्होंने इवन कि यहाँ तक किया कि अतार साहब को कहा कि बाहर चले ताकि इनमें शिद्दत आए। और दूसरी चीज़ ये पूछनी है, ये सब आपने तमाम जो मुज़ाकरात है, मामला है, वो कुछ असलूबी से तय किए जाएं ताकि अगर हंगामा होगा तो बजट में पेश किया जा सकेगा। फिर ऐवान पेश किया गया, मगर जो हम सुनते हैं करप्शन की कहानी है कि सूबाई गुजरा जो साबिक हुकूमत पे थे पंजाब के, उनके खिलाफ का मुकदमा दर्ज हो गया। मैं इंतकाम पर कतन बिलीव नहीं करता, लेकिन मेरे ज़ाती मुशाहिदे में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अरबों के गबन हुए हैं। हम शहजाद अकबर और इमरान नियाजी की तरह जलसों में इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे, चोर डाकू नहीं कहेंगे। हम सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ, अगर कौम का पैसा लूटा गया जिसके लिए मैं अल्लाह को जवाब दूँ, कौम के सामने रखेंगे। फिर जो कसूरवार है कानून जो है वो डालेंगे।
हसन हसन आप बारी बारी आप कर लें, हसन आप हसन आप करें। जिनको आप राजा इंटर कह रहे हैं, जो बदलाई साहब, उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि काम करने के बाद बैक डोर रास्ते करके दोबारा भाई भाई के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ये फरमाइएगा, इस पर आपकी आगे की पॉलिसी क्या होगी? नंबर 2, आपने लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के खिलाफ, मैंने कुछ सारा कवर किया। आपके लॉन्ग मार्च में बुनियादें फटी हुई थी, जूते नहीं थे, नंगे पैर लोग आपके पसीनो पसीन आपके साथ खड़े थे। आज पेट्रोल बढ़ गया, बजट आप जबरदस्त किया है पंजाब का। मैं यही सोचता रहता हूँ, लेकिन इस तरह मैंने गुजारिश की कि एक तरफ कौम को खुशखबरी सुनाई जा रही थी कि पेट्रोल में सब्सिडी, दूसरी तरफ IMF के घुटने पकड़कर यही कहा जा रहा था कि हम तमाम सब्सिडी ख़त्म कर देंगे। ये पुराने मुआहदे हैं जो IMF का जब तक पैकेज बहाल नहीं होगा, इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं वो भी पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे, ये वक्त गुजर जाएगा। आज अभी 3 महीने हुए हैं और मैंने कहा कि 3 महीने बाद हमें यह बजट देना पड़ा। मैंने कहा कि हम चाहते तो हम भी कहते जी कोई और आके करे, लेकिन अल्लाह को जवाब देना था। तो इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, दोबारा से अपना जो है मईशत अपने पैरों पे खड़ी होगी और अल्लाह ने चाहा जब इलेक्शन होंगे अपने वक्त पे तो इंशाल्लाह हम आवाम को रिलीफ दे चुके होंगे। परवेज साहब आप बारी बारी यार शाउट ना करें। परवेज साहब आप करें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 17 जुलाई को आपका ज़िमनी इंतखाबात है, ये जो महंगाई है इसका कितना असर पड़ेगा आप? अब आप ये बड़ा अच्छा सवाल है, आपको वोट देंगे वो अच्छा सवाल है परवेज साहब। इसका जवाब ये है, हम भी चाहते जिस तरह अपना जो है ना, मुझे आप बता दें कि किसी अमीर तरीन मुल्क में भी पेट्रोल पर इस तरह सब्सिडी नहीं दी जाती। रोज़ अरबों रुपए का बिल जो है वो भर रही है ये गवर्नमेंट, जो इमरान नियाज़ी जो बारूदी सुरंगें बिछा गया था। अब सुन लें, हम भी चाहते, हम कहते नहीं यार सियासत करनी चाहिए। 17 जुलाई का इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में हमें जीतना है। जहाँ पर इतने खरब ज़ाया हो गए और खरब ज़ाया हो जाए कौम के, इसलिए मैंने कहा कि अब सियासत पीछे रह गई है, रियासत को बचाना है। रियासत बचेगी तो कई 17 जुलाई आएंगे, इलेक्शन भी जीते जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी नीयत देख रहा है। आवाम को यही गुजारिश की है दस बदस्ता कि ये देख लेना कि कौन सी वो जमात थी, नवाज शरीफ की थी या इमरान नियाज़ी की थी, जिसने इस मुल्क को 5.8% ग्रोथ रेट दी। कौन सी वो जमात थी जिसने 5 सालों में किया हुआ एक एक वादा पूरा किया, 12,000 मेगावाट नेशनल ग्रिड में दी। कौन सी जमात थी जिसने 3200 अरब का तरक्याती बजट अपने आखिरी साल में दिया और एक पाई की करप्शन साबित ना हो सकी। और अभी तो जुमा 8 दिन हुए हैं और फराग गोगी के अफसाने आ गए हैं। फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला आना चाहता है और तोशा खाने में किन साहब ने घड़ी चोरी की और बाद करोड़ की बेच दी। तो रियासत मदीना के दावे झूठे को झूठे रह गए। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे अपना क़यादत के सामने ये फैसला था कि 17 जुलाई का इंतज़ार कर कर और इकनॉमिक ब्लीडिंग हो जाती, शायद अपना जो है मरीज़ जो है इस काबिल में न रहता कि दोबारा वो उसको अपना जो है होश आती। तो इसलिए मैंने कहा कि सियासत को हमने पीछे कर दिया, रियासत को हमने आगे कर दिया। रियासत कायम रहेगी तो सियासत भी होती रहेगी। आरिफ बोले। जो इजलास हुआ, ऑर्डिनेंस आप लोगों ने लेके आए, उस ऑर्डिनेंस के जरिए आपने ऐवान इक़बाल में इजलास किया, इख्तियारात आप लोगों ने महदूद कर दिए, तो फिर आप लोगों ने पंजाब असेंबली में ये वाला इजलास क्यों नहीं किया? और वो जो इख्तियारात हैं उसके बावजूद वो वहाँ पर इजलास हो रहे हैं, अभी भी वहाँ पे आज इजलास चल रहा है। तो ये कौन सा कानूनी इजलास है? वो आईनी इजलास हो रहा है या ये आईनी इजलास हो रहा है? और तरीके अहमदाबाद आप क्यों नहीं लेके? असल में फ़र्क ये है ना कि मौजूदा जो स्पीकर साहब है ना, उन्होंने आइन की किताब को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। उनके सामने अना की किताब खुली हुई है, तो अना की किताब में जो शिके हैं ना उस पर वो अमल कर रहे हैं। और मैं गुजारिश ये करूँगा
कि हमने जो किया सूबे की आवाम के फ़ायदे के लिए किया, वरना आज भी आवाम बजट से महरूम होती। भट्टी साहब, ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि पीटीआई और आईएमएफ के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है जिसकी वजह से ये सारी महंगाई का तूफान आ रहा है, क्या उससे छुटकारे का कोई मुस्तबिल करीब में कोई इंतजाम किया कर रही है हुकूमत? और दूसरा ये बता दीजिएगा कि रिस्क अलाउंस की एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं, और जबकि माजी की हुकूमत 8 अरब रुपया अपनी सिर्फ सिक्योरिटी और दौरों पर खर्च करके साबिक वज़ीर आला से, इसलिए तो कहा ना, वो आज भी उनकी अपना जो है तमन्ना पूरी नहीं। वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खड़ा है, मुझे मुराद चाहिए साबिक वज़ीर आला की। कौम इस वक्त जो है वो 2 वक्त की रोटी से मजबूर है। तो गुजारिश ये है, मैं पुरुम्मीद हूँ और अल्लाह का भी हुक्म है कि ना उम्मीदी गुनाह है। ये मुश्किल वक्त है चंद महीनों का, इंशाअल्लाह। दवाई कड़वी है, गोली जो है वो मुश्किल है, लेकिन मरीज़ जो है वो इंशाअल्लाह रूह बसेत होगा और अल्लाह के फजल से ये मईशत आपकी आंखों के सामने दोबारा बहाल होकर अपने पैरों पे खड़ी होगी। कहते हैं कि कामयाब वजीर आला के लिए जरूरी है कि उसकी एक प्यारी सी टीम हो, हम ख्याल टीम हो, गवर्नर हम ख्याल हो, स्पीकर हम ख्याल हो, चीफ सेक्रेटरी हम ख्याल हो, आईजी पंजाब भी हम ख्याल हो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लग रहा है कि जो ओहदा स्पीकर है वो आप बता रहे हैं कि जगह जगह आपके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। ऐसे स्पीकर पंजाब असेंबली को तब्दील करने का वज़ीर आला पंजाब क्या प्लान रखते हैं? क्या तब्दील करना चाहते हैं या सीने से लगाना चाहते हैं? आपका नन्ना सवाल नहीं, आपका सवाल तो नन्ना मुन्ना है। तो गुजारिश ये है अमीन हफीज़ साहब कि ये स्पीकर जो है वो आइन की पामाली के मुर्तकब हुए हैं, और इंशाअल्लाह मैंने कहा कि ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है कि स्पीकर क्या कर रहा है। मेरी प्रायोरिटी ये है कि आवाम, कहीं बेटी के साथ रेप होता है, कहीं पर गुजरावाला में राह जाते अदालत रखती है, वहीं पर अपना जो है वो लिंचिंग के तहत मार दिया जाता है, और सूबे के मसाइल हैं उसकी तरफ मेरी तवज्जो है। जो कुछ इन्होंने करना था आवाम के सामने बेनकाब हो गए। तो मैंने एक बात कही थी आपके सवाल का जवाब कि अल्लाह ने करना है इंशाअल्लाह। अगर ये आवाम को रिलीफ देने की राह में रुकावट है तो अल्लाह के फजल से इनका बंदोबस्त करेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस उल्फत साहब। आइन इजाजत देता है गवर्नर को कि वो जहां चाहे जब चाहे इजलास बुला सकता है, और गवर्नर साहब का इजलास ऐवान इकबाल में हो रहा है। एक इजलास पंजाब असेंबली में हो रहा है जहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, उसको सब रोकना, आप पंजाब के आईनी सरबराह हैं, उसको कैसे रोका जाए कि आवाम का ये पैसा जाया ना हो? जी हाँ, इसका भी हिसाब होगा और उसको इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में रोका जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सब।